अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जालिम की खौफनाक, अनोखी और नाकाबिले फरमोश दिल दहलाती हुई कहानी। पेशे के एतबार से मैं एक डॉक्टर हूँ। एक दिन अपने कंपाउंडर के साथ कार में जा रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे शहर के एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर की बीवी ने फ़ोन किया था कि इसका अकलौता बेटा खन्नाक का मरीज़ है और इसकी हालत ख़राब है। रात का वक़्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरी कार तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। इस तूफ़ानी बारिश में हम रास्ता भटक गए और मैं किसी नामालूम रास्ता पर चल पड़ा। बहुत दूर निकल जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैंने कार रोक दी। इस तूफ़ानी और स्याह रात में हमने रास्ता पहचानने की कोशिश की, मगर बेसूद। हमें ये जानकर बड़ी परेशानी हुई कि हम आबादी से दूर निकल आए हैं और अब ऐसे मैदान में खड़े हैं जहां पनाह लेने के लिए दूर तक कोई साया नज़र नहीं आता था। अचानक दूर हमको एक रोशनी दिखाई दी जो एक मकान की खिड़की से झिलमिला रही थी। हमने अपनी बरसातियाँ पहनी और कार को वहीं छोड़कर रोशनी की तरफ बढ़े। पानी के गड़ों से ठोकरें खाते हुए इस मकान के सामने पहुँचे। लाल पत्थर की बनी ये एक खुशनुमा इमारत थी। इसकी बालाई मंजिल की खिड़कियों से मध्यम रोशनी चिन कर आ रही थी। हम इस मकान के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खटखटाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि हम अपने इरादा को अमली जामा पहनाते, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मुझे और मेरे कंपाउंडर के मुंह से हैरत खुले रह गई। हम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। एक शानदार और वसी हाल हमारे सामने था। बड़े बड़े सतूनों पर खड़ा ये हाल जदीद तरीन सजावट व आराइश से आरास्ता था। खुशनुमा मशरकी कालीन बिछे हुए थे, लेकिन इस हाल में हमारे अलावा कोई दूसरा अफराद मौजूद नहीं था। हम अभी पहली हैरानी से संभल नहीं पाए थे कि हमारे जहन को दूसरा झटका लगा। अचानक मगर बड़ी खामोशी से दरवाज़ा जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे खुद ब खुद ही बंद हो गया। मैं तेज़ी से पीछे की तरफ मुड़ा ताकि दरवाज़ा खोलकर बाहर हम जा सकें। मैंने हैंडल को इधर उधर मोड़ा, मगर दरवाज़ा लॉक हो चुका था। हमें पहली बार महसूस हुआ कि हम किसी अजीम ख़तरे में घिर गए हैं। कंपाउंडर ने मुझसे बड़ी हैरत से कहा कि हम अगर बारिश में ही खड़े रहते तो अच्छा होता। कुछ भी अच्छा ना होता मेरे दोस्त। एक भारी भरकम बारोब आवाज़ हाल के एक कोने में गूंजी। एक पुरवकार बूढ़ा शख्स हाल के दूसरे कोने पर ऊपर जाने वाले जीना के करीब से बोल रहा था, मोहतरम दोस्त, आपकी यहाँ आमद मेरे लिए खुदा के इनाम से कम नहीं है। और वो शख्स एक शहाना चाल के साथ हमारी तरफ बढ़ा। वो पजामा और गाउन ज़ेबे तन किए हुआ था। इसके पाँव में मराकश के बने हुए शानदार चप्पल थे और इसके सर के सफ़ेद बालों पर रेशम की फूलदार टोपी थी। इसने एक नज़र मुझ पर डालते हुए पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? और तब मैंने इस आदमी से अपना और अपने कंपाउंडर का तारफ़ कराया। वो आदमी बोला, जनाब, मैं आपको मॉन्स्टर हार में खुश आमदीद कहता हूँ। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है और मैं बूढ़ा होने और इस कोठी में टेलीफोन ना होने की वजह से इसको अभी तक कोई तिब्बी इमदाद नहीं पहुँचा सका। बरा करम आप मेरी बेटी को तिब्बी इमदाद देना पसंद करेंगे। इस बूढ़े के साथ हम सीढ़ियाँ चढ़कर खूबसूरत गैलरियों से होते हुए एक कमरे में पहुंचे। वहां एक आरामदेह बिस्तर पर 15 साला एक लड़की लेटी थी। ये लड़की तकलीफ की शिद्दत से बार बार करवटें बदल रही थी और कर्राह रही थी। मैंने पूछा कि इसको क्या तकलीफ है। इस बूढ़े ने बताया कि ये नींद की बीमारी का शिकार है। इस पर नींद के दौरे पड़ते हैं और फिर इसको जगाया नहीं जा सकता। मैंने अपना तजर्बाकार हाथ लड़की के चेहरा, आँखों, गर्दन और कान पर फेरा। मैंने इसकी नब्ज़ को टटोला कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म को बिजली का करंट छू गया हो। कंपाउंडर ने मेरी तरफ देखा और वो मेरी गैर मामूली परेशानी को समझ गया, मगर मैं अचानक संभल गया और मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है बुजुर्गवार, ये बीमारी अक्सर हो जाती है। मैं इसको एक इंजेक्शन से ठीक कर देता हूँ। उम्मीद है आपकी बेटी सुबह तक ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने लड़की के मुंह में दवा की एक खुराक अंडेल दी।
और एक इंजेक्शन इसके खूबसूरत बाजू में लगा दिया। बूढ़े ने इसके बाद हम दोनों को एक कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया, जहां मैंने अपने कंपाउंडर को बतलाया वो लड़की बीमार नहीं है, इसको बेहोश किया गया है। लेकिन मैंने अदाकारी ऐसी की कि जैसे मैं बूढ़े की बात का यकीन कर लिया था। मैंने इस बूढ़े को बेवकूफ़ बनाया। मेरे लिए ये मकान मंबा बन गया है। दरवाजे का पूरा असरार तरीके से खुलना और बंद हो जाना, और फिर वो लड़की, वो बीमार नहीं है। मुझे वाक़यात की तह तक पहुंचना है। इसके बाद मैंने कमरे का जायज़ा लिया। कमरे की खिड़कियों और फलक पर फौलादी जंगले लगे हुए थे। कंपाउंडर ने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो भी लॉक था। अब हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। समंदर में मौजों का तूफान मौजज़न था। जब मैं और मेरा कंपाउंडर आने वाले ख़तरात और अपनी मौजूदा बेबसी पर सोच रहे थे तो हमारे कानों में एक दिलदोज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ये चीख सुनकर कांप उठे। मैंने मशवरा दिया कि हमें कमरे के अंदर ही पड़ी भारी मेज़ को दरवाजे पर लगाकर आराम से सोना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाला अंदर दाखिल हो ना सके, और इससे पहले कि वो दाखिल हो हमें मालूम हो जाए। हम बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। तरह तरह के भयानक ख्यालात हमको सता रहे थे। सुबह होने से पहले ही हम बिस्तर से उठ खड़े हुए। मैंने खिड़की से देखा कि कोई शख्स बरसाती पहने नीचे गया है। हमारा बूढ़ा मेज़बान जवान की तरह तेज़ कदमी से वसी हाल से गुजरता हुआ बाहर जा रहा था। हम जब इस मकान में आए थे तो वो हॉकी के सहारे चल रहा था। मैं फ़ौरन ही कुछ करना चाहता था। मैंने कभी लोहे के तार के ज़रिए ताला खोलने का आर्ट सीखा था। मैंने फ़ौरन ही अपने बैग से एक तार निकाला और इसको एक ख़ास ढंग से मोड़कर दरवाजे के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। चंद ही मिनट में ताला खुल गया और हम कमरे से बाहर आ गए। कमरे से बाहर निकलकर हम नाम नहाद बीमार लड़की के कमरे में गए। वो सीधी बिस्तर पर लेटी थी। इसके दोनों हाथ सीना पर रखे हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मर चुकी हो। इसके खूबसूरत बाल इसके चेहरा पर बिखरे हुए दिलकश मालूम हो रहे थे। मैंने अपनी पेशावराना महारत के साथ लड़की की नब्ज़ पर हाथ रखा। दर्जा हरारत गिरा हुआ था। इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। और फिर मेरी तवज्जो लड़की की आंखों की तरफ गई तो मैं खौफ से कांप उठा। इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बेशक खूबसूरत लड़की थी, मगर इसकी आंखों को ये क्या हुआ था? वो आंखें किसी लड़की की तो क्या किसी इंसान की भी मालूम नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी लकड़ी की मूर्ति में मसनूई आंखें लगा दी गई हों। वो आंखें नहीं थी। चेहरा पर जैसे दो भयानक सुराख थे और इन्हें देखकर लड़की के बारे में चुड़ैल का तस्वर जहन में आता था। इसकी आंखों को एक ख़ास ऑपरेशन के ज़रिए ऐसा बनाया गया था। मेरे पेशावराना जहन ने फ़ौरन महसूस कर लिया कि सर्जरी का ये कमाल किसी माहिर सर्जन के हाथों का ही करिश्मा हो सकता है। लड़की की सूरत आंखों की वजह से बहुत भयानक हो गई थी, लेकिन वो बेहोश मालूम होती थी। मैंने फ़ौरन इसको होश में लाने का इंतज़ाम किया। लड़की को एक ताकतवर इंजेक्शन लगाया गया तो जूं ही दवा ने असर किया, लड़की में हरकत हुई। वो एक दर्दनाक कराह के साथ तकिया के सहारे बैठ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे आईना दिखाओ, मुझे आईना दिखाओ। ये धोखा है। जो कुछ मैंने आईना में देखा है वो हकीकत नहीं हो सकती। मैंने पूछा कि ये आईना की क्या बात है। इस पर इस लड़की ने कहा, इस बूढ़े खबीस ने कुछ देर पहले मुझे आईना दिखाया और कहा था कि यह भयानक चेहरा मेरा है। वो किस कदर भयानक था। तुम क्या इसकी बेटी नहीं हो? मैंने पूछा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कार से घर जा रही थी। मेरी कार का एक टायर पंचर हो गया था। मुझे इस घर में रोशनी नज़र आई और मैं यहाँ मदद मांगने के लिए आई। बूढ़े ने मेरा खैर मकदम किया, मुझे खाने पर मदऊ किया। मैंने इसके साथ खाना खाया और इसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या कुछ हुआ। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आईना लिए खड़ा था और कह रहा था कि ये देखो, ये मेरा चेहरा है। वो किस कदर भयानक, मैं यकीन नहीं कर सकती। वो शख्स बिला शक्ल कोई जादूगर है। वो लड़की बार बार आईना तलब कर रही थी। मैंने इसको दिलासा दिया,
मगर लड़की अचानक फिर बेहोश होकर पलंग पर लेट गई। मैं 1 मिनट की भी देर करना नहीं चाहता था। देर का मतलब था कि हम खुद खतरे में फंस गए थे। मुझे मालूम था कि बाहर जाने का रास्ता भी यकीनन लॉक होगा। मैंने हाल की सीढ़ियों पर खड़े होकर दीवारों का जायजा लिया। जीने के सिरे पर मुझे 2 बटन नजर आए, एक काला दूसरा सफ़ेद। मैंने सफ़ेद बटन पर हाथ रख दिया तो मकान का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। काले बटन को दबाने से दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब हम बाहर जा सकते थे। हम बारिश में भीगते हुए तेज़ी से इस तरफ दौड़े जिधर बूढ़ा गया था। कल रात जहां हमने कार खड़ी की थी वो बूढ़ा वहां मौजूद था और कार के साथ कोई हरकत कर रहा था। जब तक हम वहां पहुंचे बूढ़ा तेज़ी से पलटा और एक तरफ दौड़ने लगा। वो दूसरे रास्ते से घर में दाखिल होना चाहता था। हम इसके पीछे दौड़ रहे थे। बारिश के साथ हवा भी तूफानी चल रही थी। वो बूढ़ा अभी मकान के दरवाजे से दूर ही था कि एक तनावर दरख्त जड़ से उखड़कर इस बूढ़े के ऊपर गिर गया। एक चीख फिजा में गूंज उठी। मैं दौड़कर बूढ़े के पास पहुंचा। इसका सर कुचला जा चुका था और वो आखिरी सांस ले रहा था। इसका चेहरा भयानक सूरत इख्तियार कर गया था। इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे कहा, मेरा आखिरी वक़्त है। मैंने बहुत जुल्म किए। आप पहले इंसान हैं जिसने मेरा राज जानने की कोशिश की है। आप इस कार में ना बैठिए। मैंने इसमें टाइम बम लगाया है। मैं आपको मार डालना चाहता था। दूसरा, मेरे कमरे में आपको कुछ कागजात मिलेंगे और मकान के तहखाना में मेरे पालतू जानवर और वो लड़की भी। इनमें से एक है। अगर आप इसको छापेंगे तो दुनिया पहली बार जानेगी कि किसी मॉन्स्टर को सुताने का क्या मतलब होता है। और इसके चंद मिनट बाद बूढ़े ने आखिरी सांसें ली और वो दुनिया से रुखसत हो गया। बूढ़े ने अपने लिए कई मम्मे खड़े कर दिए थे। हमें इन्हें हल करना था। मैं हर मामला की तह तक पहुंच जाना चाहता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े का कागजात और पालतू जानवरों से क्या मतलब था। हम बूढ़े को दरख्त के नीचे छोड़कर मकान के अंदर पहुंचे और सीधे बूढ़े के कमरे के अंदर गए, जहां हमने बूढ़े के बतलाए हुए कागजात को ढूंढना शुरू कर दिया। एक खूबसूरत वसीम मेज़ की दराज से कंपाउंडर को एक हैंड बैग मिला। हमने एक बैग के खानों को टटोलना शुरू कर दिया तो इसमें कई कागजात बरामद हुए। 2 अखबार के तराशे थे जो पुराने हो जाने से पीले पड़ गए थे और जगह जगह से खस्ता हो गए थे। मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया। एक अखबार के तराशे में तहरीर था, एक्ट्रेस डोराली का ऐन शादी पर सर्जन के लंगड़े बेटे को धोखा। मशहूर और मारूफ वकील एक्ट्रेस डोराली ने कल शाम मशहूर सर्जन जॉन मार्स्टन के लंगड़े बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया। एक्ट्रेस का कहना है कि इसने सिर्फ जज्बात में डॉक्टर के बेटे की काबिले रहम हालत पर तरस खाकर इससे शादी का वादा कर लिया था, लेकिन अब इसने महसूस किया कि इसके लिए इसका लंगड़ापन नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नाकाम मोहब्बत की कहानी का आगाज़ था। अखबार पर 1896 लिखा था। मैंने अखबार का दूसरा तराशा उठाया और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। सर्जन के लंगड़े बेटे ने खुदकशी कर ली। मशहूर मारूफ सर्जन मास्टर का लंगड़ा बेटा अपनी पहियों वाली कुर्सी पर मुर्दा पाया गया। 10 साल से जब से पोलो खेलते हुए इसने गैस पाइप मुंह में लगाया हुआ था और गैस सिलेंडर का स्विच खुला हुआ था। 1 माह पहले मशहूर ड्रॉली एक्ट्रेस ने इससे ऐन 1 दिन पहले शादी से इनकार कर दिया था। जब इसके साथ ये हादसा हुआ था वो नहायत अफसुर्दा रहने लगा था। जब प्रेस के नुमाइंदों ने लड़की के बाप से सवालात किए तो डॉक्टर ने साफ साफ कहकर ड्रॉली मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार है और इसका इरादा है कि वो इसके खिलाफ मुकदमा चलाएगा। अखबार के तीसरे तराशे की तहरीर पर कुछ इस तरह थी, मशहूर सर्जन मास्टर गोशा नशीन हो गए। मज़ीद तहरीर था, डॉक्टर जॉन मास्टर ने जो इस इलाका में हड्डियों से मुतल्लिक ऑपरेशन करने के बेहतरीन सर्जन हैं, ऐलान किया कि वो अपने पेशा से सबकदोश होना चाहते हैं। उन्होंने मकान बेच दिया है। वो जल्दी ही शहर से रुखसत हो जाएंगे। एक तराशा पर एक्ट्रेस डोराली की तस्वीर भी थी। मैंने इस तस्वीर को गौर से देखा। इस तस्वीर और इस बीमार लड़की की सूरत में काफ़ी मुशाबत थी।
मगर इन दोनों का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है? क्या वो लड़की इस एक्ट्रेस की कोई अजीज है? अभी मैं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया था कि मुझे बैग से एक और अखबार मिला। मैंने इसके औराक उल्ट पुल्ट कर देखा। मेरी निगाह अखबार के एक सफ़ा पर ठहर गई जिस पर आधी दर्जन लड़कियों की तस्वीरें थीं और इनके नीचे ये मजमून था, गुमशुदा लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं। ये किसी का गायबी हाथ है जो इन लड़कियों को घरों, दुकानों, दफ्तरों से उठा कर ले जाता है और फिर इनका पता नहीं चलता। इसके बाद बहुत सी लड़कियों के नाम थे और इनके बाद नामा निगार ने सवाल किया था, ये सब लड़कियां कहाँ गायब हो गईं? मैंने अखबार का ये मजमून बड़े गौर से पढ़ा। दूसरी बात जो मुझे नुमाया तौर पर महसूस हुई वो इन तस्वीरों का एक दूसरे से मुशाबा होना था। ड्रॉली से इस लड़की तक और आपस में इन अखबारों की तस्वीरों में काफ़ी मुशाबत थी, जैसे वो सब एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती हों। ये कहानी एक मायना बनती जा रही थी। आखिर डॉक्टर मास्टर का इन सब लड़कियों से क्या ताल्लुक़ था? क्या इनके गायब करने में इसका हाथ था? वो खूबसूरत लड़कियों को बदसूरत करके इनको शीशा क्यों दिखलाता था? ये सब सवालात मेरे जहन के पर्दा पर रक्स कर रहे थे। फिर मुझे इन पालतू जानवरों का ख्याल आया जो डॉक्टर मास्टर के तय खाने में थे। मैंने अपने कंपाउंडर को साथ लेकर नीचे की तरफ दौड़ा। हमने बड़ी मुश्किल से तय खाने के दरवाजे का पता लगाया। कंपाउंडर के हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां थीं। मोमबत्तियों की रोशनी में हम तय खाना में दाखिल हुए। इसके अंदर काफ़ी नमी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे अभी पानी छिड़का गया है। तय खाना खाली मालूम होता था, मगर मैं अपनी हार मानने वाला नहीं था। मैंने देखा कि एक जगह तय खाने के फर्श पर तख्तों को बोल्ट से कसा गया था। मैंने एक तख्ते को सरकाने की कोशिश की और वो आसानी से सरक गया। इस तय खाने के नीचे भी एक और तय खाना था। एक जीना से एक रास्ता नीचे जाता था। हम दोनों इन सीढ़ियों से नीचे उतर गए। इस तय खाना की छत इस कदर नीची थी कि हम मुश्किल से सीधे खड़े होकर चल सकते थे। हमने कुछ दूर मोमबत्ती की रोशनी में सुरंग के दोनों तरफ तख्तों के सहारे कुछ सफ़ेद चीज़ लटकती हुई देखी। मैंने डॉक्टर की हैसियत से फ़ौरन पहचान लिया कि वो क्या चीज़ थी। तख्तों के सहारे इंसानी मुर्दा ढांचे लटक रहे थे। मैंने आगे बढ़कर देखा कि वो 7 मुकम्मल इंसानी ढांचे लटक रहे थे। वो भयानक भूतों की तरह मालूम होते थे। ये मंजर मेरे लिए दिल दहला देने वाला था। कंपाउंडर भाग जाने की सोच रहा था, मगर मेरे हौसला ने इसे रोके रखा। सुरंग के दूसरी तरफ 14 मुकम्मल इंसानी बाजू टंगे हुए थे। मैंने ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था जिन्हें मुर्दा परिंदों को स्टफ़ करके जमा करने का शौक़ होता है, या कुछ लोग खुश्क हशरातुल अर्ज़ जमा करते हैं। मगर मैं पहली बार ऐसे इंसान के बारे में जान रहा था जिसे इंसानी ढांचों के जमा करने का शौक़ था। ये मॉन्स्टर के पालतू जानवर थे। फिर भी हम ये सनसनीखेज़ और रूह फरसान मंजर देखने में मसरूफ़ ही थे कि हमने इसी तारीक सुरंग के एक कोना से एक आवाज़ सुनी। आवाज़ क्या थी? जैसे कोई बकरी का बच्चा मिनमिना रहा हो। कुछ ही देर बाद इस आवाज़ के साथ मिलकर दूसरी आवाज़ें आने लगीं। खौफ से हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हम इन आवाज़ों की तरफ बढ़े और सुरंग के आखिरी किनारे पर पहुंचकर हमने कुछ लकड़ी के संदूकों को देखा। 7 संदूक एक कतार में रखे हुए थे। ये संदूक कबूतरों के काबूक या मुर्गी खाने जैसे मालूम होते थे। इन 7 संदूकों में हमने जो शय देखी वो हमारे तसव्वुर से बाहर थी। इन संदूकों में 7 इंसानी धड़ रखे हुए थे। धड़ बगैर हाथों और टांगों के थे। इन धड़ों के हाथ और टांगें सर के दीवारों से पर टंगे हुए थे। इससे भी ज़्यादा भयानक इन धड़ों के चेहरे थे। ये चेहरे कतई सपाट थे। इन चेहरों पर नाक, ठोड़ी, कान कुछ भी नहीं था। सबको तराश लिया गया था और इनकी आंखें बिल्कुल इस बीमार लड़की की तरह बेजान, बेरूह और भयानक मालूम होती थीं। इनके मुंह खौफनाक तरीक़ा से खुले हुए थे। इनकी ज़ुबानें बाहर लटक रही थीं और ये ज़ुबानें बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। सबसे हैरतनाक बात यह थी कि ये सर्प धड़ जिंदा थे। हमने इससे ज़्यादा भयानक और इससे ज़्यादा हैबतनाक मंजर कभी नहीं देखा था। खौफ व दहशत से हमारे जिस्म कांप रहे थे। एक डॉक्टर की हैसियत से
मुझे इस बात पर सबसे ज़्यादा हैरानी थी कि इन धड़ों को इस हालत में ज़िंदा किस तरह रखा गया था। हमने अपने खौफ पर ज़रा काबू पाया तो इन संदूकों को ज़रा गौर से देखा। इनमें से हर एक की तस्वीर एक संदूक पर लटकी हुई थी। हमने पहली तस्वीर देखी एलन मनरो और इसके नीचे तारीख के साथ लिखा था कीमत अदा कर दी गई। ये तस्वीर इन्हीं लड़कियों में से एक की थी जो हमने अखबार में देखी थी। हम आगे बढ़े। एक और संदूक पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तस्वीर थी और इसके साथ तहरीर था कीमत अदा कर दी गई, मोरखा 12 दिसंबर 1897। आखिरी संदूक पर तस्वीर ज़रा बड़ी थी और इस पर तहरीर सुर्ख व हरूफ से खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी। ये तस्वीर एक्ट्रेस डोराली की थी। अब मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। मैं इन मासूम और बेगुनाह इंसानी ढांचों को वापस दुनिया में नहीं ले जा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद दुनिया इस जुल्म व बर्बरियत पर चीख उठती, तड़प उठती। हम दोनों इन लड़कियों की ज़ुबान से निकलती हुई बेमानी व बेमफ़हूम आवाज़ें सुनते हुए वापस लौटे। सर्जरी का ये कितना बड़ा कमाल था कि हर जिस्म से शानों तक टांगें काट ली गई थी, बाजू कंधों तक साफ थे, आँख, कान, नाक, ठोड़ी सब तराश कर अलग रख दिए गए थे और फिर भी वो जिंदा थे। कितना बड़ा जुल्म था। सिर्फ कोई पागल मगर माहिर आदमी ऐसा कर सकता था। मगर इस जुल्म के पीछे कौन सा मकसद था? मैंने सोचना शुरू किया। अब वाक़यात की कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती जा रही थी। इस अजीम सर्जन मॉन्स्टर पर अपने लंगड़े बेटे की खुदकुशी का पहला रद्द अमल ये हुआ कि वो ड्रॉली से इंतकाम लेने का इरादा कर रहा था। वो इससे नफ़रत करने लगा था, मगर इस एक औरत से नफ़रत के साथ वो तमाम औरतों से नफ़रत करने लगा और इसने अपने दिल में लंगड़े बेटे की खुदकुशी का इंतकाम लेने की ठान ली। एक के गुनाह के लिए इसने कितनों ही क्यों अपने इंतकाम का निशाना बना डाला। कैसा अजीब व गरीब इंतकाम का जज्बा था। इसने ये सब मंसूबा किस होशियारी से बनाया होगा, किस तरह वो अपने शिकार को हासिल करता होगा और फिर किस कमाल से इन खूबसूरत फूल जैसी लड़कियों को एक भयानक व खौफनाक शक्ल में बदल देता होगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सका। हम तेज़ी से इस लड़की के कमरे में आए और इसको उठाकर वसी हाल में ले आए। मैं इस लड़की को अच्छा करके इसके वालिदैन को वापस लौटा दूंगा। जब हम वापस लड़की के साथ घर आए तो हमने पहला काम ये किया कि पुलिस को इस वाक़या की इतला दी। मैंने बड़ी मेहनत से लड़की का इलाज किया और वो अच्छी हो गई। इसके बाद फिर शहर में किसी लड़की के गुम होने का वाक़या पेश नहीं आया। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।